नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और आज की इस खास क्लास को देखने के लिए आप सभी बिल्कुल तैयार होंगे। तो जो छात्र क्लास के अंदर आ चुके हैं, आप सभी का बहुत बहुत आभार। और चीज़ों को बहुत बेहतरीन ढंग से स्टार्ट करते हैं, चीज़ों को एक अलग ही स्तर पर लेकर जाएंगे। तो बहुत अलग स्तर पर हम बात करने वाले हैं। ये है आपका एग्जाम पेपर नंबर 6 जो यूपीएसआई 2025-26 के लिए आपको देखने को मिल रहा है। तो जो बच्चे क्लास में आ चुके हैं मुझे बता दीजिए, आज पेपर नंबर 6 है। और जो बच्चे क्लास में आए हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? देखो, अगर मैं बताऊं, यूपी कांस्टेबल एंड यूपीएसआई दोनों के लिए बेहतरीन तरीके का मॉक आपको ही देखने को मिलेगा। कोई बात नहीं करेंगे, आज के क्वेश्चन थोड़े टफ रह सकते हैं, मैं कंसीडर कर रहा हूं। अगर आप आज 20 क्वेश्चन का आंसर भी दे पाए तो आप मानना कि आपकी तैयारी अच्छी है। अगर आप 20 क्वेश्चन का आंसर नहीं दे पाए तो आप समझ लीजिए खेल खराब हो चुका है। ठीक है, याद रखना। अब थोड़े से और बातें कर लेते हैं। ये मॉक कौन सा है? दिस इज मॉक नंबर 6। दिस इज मॉक नंबर 6। इससे पहले सारे के सारे 5 मॉक आपने दिए होंगे, बट अगर नहीं दिए हैं गलत बात है, मॉक दीजिए। दूसरा मॉक नंबर 6 आपके किस किस के लिए कामयाब है? चलिए, यूपी एसआई के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए, यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत जरूरी है। यूपीएसआई एंड यूपी कांस्टेबल के लिए बहुत बहुत जरूरी आपको देखने को मिलेगा। अब ये क्लास रेगुलर चलेगी, हमेशा चलेगी। ठीक है, चलो, दिस क्लास विल बी रेगुलर। ये हमेशा रेगुलर आपको क्लास देखने को मिलेगी। रेगुलरली ये क्लास आपको देखने को मिलती रहेगी और क्लास के तुरंत बाद पीडीएफ जाएगा, जैसे कि आजकल हो रहा है। पीडीएफ के लिए आजकल आपको इंतजार नहीं करना चाह रहा है, राइट? तुरंत आपको पीडीएफ मिल रही है। अगर मॉक 6 की मैं चर्चा करूं, यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। यूपीएसआई और यूपी पुलिस वाली वो कौन कौन सी है सर जी? सर, वह आपको देखने को मिलते हैं कंप्लीट जीके। कंप्लीट जीके आपको देखने को मिल रही है। पूरी मूल विधि के क्वेश्चन इसमें आते हैं, मिक्स होके आते हैं। ठीक है, टफ रहेगा आज पैटर्न। साइंस इसके अंदर है, यूपी जीके इसके अंदर है, करंट अफेयर्स इसके अंदर है। ठीक है, हर एक चीज इसके अंदर है। और दिस इज हाईली अपडेटेड कंटेंट। ये जो कंटेंट आप यहां देखेंगे, दिस इज हाईली अपडेटेड कंटेंट है। हाईली अपडेटेड कंटेंट है। ऐसा नहीं, हम पुराने ख्यालों पे ना तो चलते हैं ना ही लोगों को चलने देते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं जीत राणा स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस कमाल के मॉक में। ये मॉक नंबर 6 है और इससे पहले 5 मॉक आप कर चुके होंगे। आज मेरी आवाज में और आप लोगों के इस दम में बिल्कुल ही समानता होनी चाहिए। स्टार्ट करते हैं। ये लीजिए आपके सामने पहला सवाल। पहला सवाल आपके सामने, विच ऑफेंस एज पर द भारतीय न्यायिक संरक्षा संहिता is punishable with a minimum imprisonment of 3 years extendable up to 10 years along with the fine and is tried by the magistrate for the first class। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा अपराध है जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अनुसार, जिसमें 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा है, 3 वर्ष से लेकर 10 वर्ष तक की सजा आपको देखने को मिलती है। और कमाल की बात यह है, ठीक है चलो कमाल की बात यह है, आपको इसमें एक और चर्चा कर दूंगा कि यहां पर जो भी मामला है यह पहली बार बीएनएस में उल्लिखित किया गया है। यह पहली बार बीएनएस में, यार ये क्या है, ये बीएनएस होना चाहिए था ना यार। इसमें मतलब हो तो बीएनएसएस भी सकता है, बट इसके लिए बीएनएस भी ये कह सकते हैं। ठीक है, कहने की बात ये है। तो समझिएगा कि इसके अंदर अपराध कौन कौन सा हो सकता है। सर, किडनैपिंग ए माइनर, एक माइनर का अपहरण करना। किडनैपिंग ए माइनर, एक माइनर का अपहरण करना आपको देखने को मिलेगा। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। सर, माइनर का अपहरण करने पे 10 वर्ष तक की सजा नहीं होती है। 10 वर्ष तक की सजा नहीं होती है, सजा 10 वर्ष तक नहीं जा सकती। बट हाँ, हायरिंग और एंगेजिंग ए चाइल्ड टू कमिट एन ऑफेंस, किसी अपराध करने के लिए किसी बच्चे को काम पर रखना या उससे काम करवाना, यह पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है बीएनएस में। ठीक है, बीएनएस में पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया है। ठीक है, दिस इज इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम इन बीएनएस। इंट्रोड्यूस्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, इंट्रोड्यूस फॉर फर्स्ट टाइम इन बीएनएस, फर्स्ट टाइम इन बीएनएस। इससे पहले यह हमारे आईपीसी के अंदर शामिल नहीं था। इसको बीएनएस में अभी अभी आंसर किया है। ठीक है, याद रखना थोड़ा सा। अबेंडिंग ए चाइल्ड अंडर 12 ईयर्स, 12 वर्ष से कम आयु के बच्चे को त्याग देना इसमें नहीं आएगा। ठीक है, याद रखना। यूजिंग ए चाइल्ड फॉर बेगिंग, भीख मांगने के लिए बच्चे का इस्तेमाल करना, इसके लिए जो सजा है वो 10 वर्ष से शुरू होती है। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। आजीवन कारावास तक चली जाएगी इसमें, भीख के लिए आजीवन कारावास तक जाता है। दूसरे नंबर का सवाल ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 2 आपको देखने को मिलता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ ड्यूटी ऑफ ए पब्लिक सर्वेंट अंडर द एक्ट। अगर हम बात करते हैं पब्लिक सर्वेंट का निम्नलिखित में से क्या कर्तव्य नहीं है, इसके बारे में थोड़ा सा बात बताते हैं। देखो, धारा 4 का 2, धारा 4 का 2 बताता है, धारा 4 का 2 बताता है पब्लिक सर्वेंट की ड्यूटी के बारे में। आपको देखने को मिलता है सेक्शन 4 का 2 क्लॉज, सेक्शन 4 का 2 क्लॉज हमें बताता है
कि भैया कौन सी ड्यूटी है और कौन सी ड्यूटी नहीं है, और क्या ड्यूटी है उसके बारे में चर्चा करते हैं। सरपंच साहब प्रणाम। प्रणाम भाई साहब। फिलिंग अ चार्जशीट विद इन 60 डेज ऑफ इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन के पूरा होने के बाद 60 दिनों के अंतर्गत आपको एक कहा जाए तो आपको एक इन्वेस्टिगेशन शीट बनानी होती है। इन्वेस्टिगेशन शीट बनानी होती है, ये सच बात है। 60 दिनों के अंदर इन्वेस्टिगेशन शीट बनानी पड़ती है, ये सच है, ये फैक्ट है, ये करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नहीं पूछा है, ओके ठीक है ठीक है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइसेस टू द इन्फॉर्मेंट अपॉन रिक्वेस्ट। अनुरोध किए जाने पर सूचनादाता को विधिक परामर्श उपलब्ध कराना। प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस टू द इन्फॉर्मेंट अपॉन रिक्वेस्ट नहीं, प्रोवाइडिंग लीगल एडवाइस टू जो भी आपका जो पर्सन होता है, विक्टिम होता है, विक्टिम को लीगल सपोर्ट प्रोवाइड कराना काम होता है। इन्फॉर्मेंट का मतलब नहीं होता, ये कोई ड्यूटी नहीं है। आगे मैं देखता हूं, इस अधिनियम के अंतर्गत शिकायत या प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराना, यह आपको देखने को मिलता है BNSS 273 में। FIR, EFIR इन सब चीजों की जिक्र किया गया है, तो वहां पर देखने को मिलता है। सूचना देने वाले के हस्ताक्षर लेने से पहले दर्ज की गई जानकारी को उसे पढ़कर सुनाना। जी हाँ, जो भी जानकारी ली जाती है यह उससे पहले ओरली उसके सामने पेश की जाती है कि हाँ यह बात सत्य है, तुम यही दर्ज करा रहे हो, तो करेक्ट आंसर है। ये चीज इसमें शामिल नहीं है, ये सूचीबद्ध नहीं है, इसके बारे में आप याद रखना, यह सूचीबद्ध आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगला सवाल है तीसरे नंबर का सवाल, ये रहा। बताओ, विच कंट्री हैज क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग द ICC अंडर 19 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2026। 2026 का जो क्रिकेट वर्ल्ड कप है, ये तो कल ही हुआ है, इसके बारे में थोड़ा सा आप मुझे बताएंगे, किसके द्वारा यह जीता गया है, इसके बारे में बताएंगे, किसको हराया है। सर बार बार अंग्रेजों को पीट पीट के बदला ले रहे हैं, अंग्रेजों को पीट पीट के बदला ले रहे हैं, ठीक है, तो अंग्रेजों को पीट पीट के बदला लिया जा रहा है। इंग्लैंड को हमने हराया है, ये रनर अप रही है, 100 रन से हराया है, रनर अप रही है। 411 बनाए थे 9 विकेट खोकर, और जो इंग्लैंड की टीम है 311 पे ही उनका खेल खराब हो जाता, सिमट जाती है पूरी की पूरी टीम। अब यहां पे बन चुकी है एक ऐसी टीम जो 6 बार वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 6 वर्ल्ड कप जीत लिए हैं इंडिया ने, 6 वर्ल्ड कप जीते हैं इंडिया ने। 6 वर्ल्ड कप किसके द्वारा जीत लिए गए अंडर 19, 6 वर्ल्ड कप इंडिया के द्वारा जीते गए। वैभव सूर्यवंशी की पारी कमाल, ठीक है, ये आदमी भी कमाल, लड़का भी कमाल, और जय बिहार, ठीक है, याद रखना है बिहार से। चौथे नंबर का सवाल बताइए, आपसे पूछा गया भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता नाउ मेक इट मैंडेटरी फॉर ए पुलिस ऑफिसर टू गिव व्हिच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन टू ए पर्सन अरेस्टेड विदाउट ए वारंट। अगर किसी व्यक्ति को बगैर वारंट के अरेस्ट किया जाता है, अगर किसी व्यक्ति को बगैर वारंट के अरेस्ट किया जाता है, तो उसके अंतर्गत पूछा जाएगा आपसे, उसके अंतर्गत आपसे पूछा जाएगा। अच्छा, ये पीछे वैभव सूर्यवंशी को लेकर याद रखना, वैभव ने 175 रन बनाए हैं, ये मैन ऑफ द मैच है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट है, ठीक है। सबसे ज्यादा रन जो बनाए हैं वो बैन मेयर्स ने बनाए हैं, 444 बनाए बैन मेयर्स ने, ठीक है, याद रखना। बैन मेयर्स जो मैक्सिमम रन स्कोरर हैं, इसका मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज दोनों के दोनों वैभव सूर्यवंशी को जाएंगे। सबसे ज्यादा विकेट जो लिए वो मैंडी ने लिए हैं, 16 विकेट लिए थे, वो न्यूजीलैंड से हैं, ठीक है, याद रखना। अब हम बात करते हैं बगैर परेशानी के, इसके अंतर्गत क्या होगा। अगर एक व्यक्ति को बगैर वारंट के अरेस्ट किया जाता है, तो पहली बात तो ये है, ये कब किया जा सकता है सर, ये जो विदाउट वारंट अरेस्ट करते हो, मतलब जो अपराध है वो असंज्ञेय रहा होगा। अपराध जो है वो कैसा होगा संज्ञेय अपराध रहा होगा, संज्ञेय अपराध रहा होगा, कॉग्निजेंट ऑफेंस रहा होगा, कॉग्निजेंट ऑफेंस रहा होगा, कॉग्निजेंट या कॉग्निजिबल ऑफेंस रहा होगा। दूसरा है, पहला है कि गिरफ्तारी का कारण और जमानत का अधिकार यदि लागू है। जी हाँ, यह बताना बहुत जरूरी है, गिरफ्तारी का कारण भी बताना पड़ेगा और जमानत का भी बताना पड़ेगा कि जमानत आप ऐसे ऐसे ले सकते हैं और आपकी गिरफ्तारी का कारण ये है, ठीक है। डिटेल ऑफ द अरेस्टिंग ऑफिसर्स फैमिली की डिटेल देनी जरूरी नहीं है। हाँ, डिटेल ऑफ द अरेस्टिंग ऑफिसर ये पहले ही दे दी जाती है, अरेस्ट करने से पहले दे दी जाती है। इंफॉर्मेशन अबाउट द केस इन द फॉरेन लैंग्वेज नहीं सर। अ लिस्ट ऑफ ऑल डिस्ट्रिक्ट पुलिस स्टेशन बिल्कुल नहीं, करेक्ट आंसर होगा रीजन फॉर अरेस्ट एंड राइट टू बेल। अगर लागू होता है कि बेल हो सकती है तो बताना पड़ेगा बेल आपकी ऐसे हो सकती है, इस बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, इस बारे में पूरी जानकारी देनी पड़ेगी, इस बारे में थोड़ा सा याद रखना। आगे हम बात करते हैं। लो, 5वें नंबर का सवाल है, 5वें नंबर का सवाल है, बताइए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता अलाउ ए ट्रायल फॉर प्रोसीड इन द एब्सेंस ऑफ द accused in certain circumstances this provision apply specifically to। बहुत बहुत बढ़िया सवाल है। आजकल क्या होने लगा है कि जो अपराधी हैं वो मौजूद भी नहीं है, इसके बावजूद भी उसके ऊपर कार्यवाही चल सकती है। मतलब क्या है कि मतलब ये पहले नहीं होता था बट अब होता है कि अगर जो विक्टिम है वो मौजूद ही नहीं है, उसके मौजूद हुए बगैर भी कार्यवाही चल सकती है। तो यह कार्यवाही कब चल सकती है, इसके लिए प्रावधान क्या है।
देखो बात बताई जाती है कि जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता कुछ परिस्थितियों में अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी मुकदमा चलाने की अनुमति दे देती है। यह प्रावधान विशेष रूप से कब लागू होगा? यह प्रावधान विशेष रूप से तब लागू होगा जब फरार घोषित अपराधी है, व्हेन प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर हु एब्सकॉन्ड, जब जो अपराधी है वो फरार हो जाता है, तो वह चीज आपको देखने को मिलेगी। उस परिस्थिति के अंदर आपके जो सुनवाई है वो तब भी हो सकती है जब वह व्यक्ति उपलब्ध नहीं है। एनी अक्यूज्ड पर्सन हु फेल्स टू अपीयर, कोई भी आरोपी व्यक्ति जो उपस्थित होने में विफल रहा हो, नहीं, पुलिस की जिम्मेदारी है कि वो व्यक्ति उपस्थित हो, पुलिस की जिम्मेदारी है वो व्यक्ति उपस्थित हो। ठीक, याद रखना। 6वें नंबर का सवाल आप मुझे बताएंगे, 6 नंबर का सवाल है, आप बताइए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 309 के तहत लूट नहीं माना जाता? देखो लूट क्या है, 303 में बताया जाता है लूट के बारे में, 303 में बताया जाता है लूट यानी स्नैचिंग के बारे में बताया जाता है, स्नैचिंग स्नैचिंग के बारे में बताया जाता है। लेकिन अब 309 धारा जो बताती है ये लूट बताती है। 309 धारा बताती है कि लूट क्या है, लूट क्या है, लूट, ये लूट के बारे में चर्चा करती है कि आपकी लूट क्या होगी, इसके बारे में बात की जाती है। लेकिन कौन सी लूट नहीं है, अब बात करते हैं। ए जेड के गले पर चाकू रखते हुए उसे तत्काल नुकसान पहुंचाने की धमकी देते हुए उसे अपना बटुआ सौंपने को मजबूर करता है। मतलब ये समझना, इस तरीके से एक व्यक्ति को पकड़ा, उसके हाथ चाकू लगाया, ठीक है, इस तरीके से करके चाकू लगाया कि या तो पर्स दे दे वरना तो गया, ये लूट है। मृत्यु का भय दिखाना लूट है, मृत्यु का भय दिखाना लूट है, याद रखना। मृत्यु का भय दिखाकर वस्तु लेना, भय दिखाकर वस्तु लेना, मृत्यु का भय दिखाकर वस्तु लेना लूट है, वस्तु लेना लूट है, वस्तु लेना लूट है। मृत्यु का भय दिखाकर अगर वस्तु ली जाती है तो ये क्या है, मृत्यु का भय दिखाकर वस्तु ली जाती है, लूट है। ए चुपचाप जेड की कार चुरा लेता है जबकि जेड अंदर होता है, जिससे चोरी का पता चलने पर जेड डर जाता है। डर गया ना, बात खत्म है, डरते ही बात खत्म हो जाएगी। व्यक्ति डर गया तो चोर है। जेड के सिर पर बंदूक तानता है और कैसन बानी कहत रहे ना कि पैसा दे दो, तब तो खिलखिला के हंस रहे थे, खोपड़िया पे तमंचा धर दिए हैं। जेड को लग गया है कि अब अपना पर्स देना पड़ेगा, जेड ने पैसा निकाला और दे दिया। यह भी मृत्यु का भय है। ए जेड के परिवार को तब तक नुकसान पहुंचाने की धमकी देता है जब तक कि जेड अपनी बहुमूल्य वस्तु नहीं सौंप देता, लेकिन तुरंत नहीं देता। यह लूट नहीं है, यह लूट नहीं, यह दिस इज किडनैपिंग, यह लूट नहीं है, दिस इज किडनैपिंग। ठीक है, चलो इसके बारे में याद रखना, यह है आपका डी, यह लूट नहीं होगी। ठीक है, याद रखना, ये फिरौती है, यह फिरौती है, फिरौती, फिरौती आपको देखने को मिलती है, ये फिरौती है, रैंसम है, दिस इज कॉल्ड रैंसम, फिरौती है। ओके, याद रखना। 6वें के बाद 7वें नंबर का सवाल पूछा है, भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के अनुसार किसी बच्चे या अस्वस्थ मन के व्यक्ति की आत्महत्या के लिए उकसाने की संभावित सजाएं क्या है? तकड़ा केस बनेगा इसमें भी। ठीक है, इसको बोलते हैं अबैटमेंट, अबैटमेंट बनता है इसके अंदर, कड़े लेवल पे आपको बनता है। ठीक है, चलो बात करते हैं इसके अंतर्गत, बात करते हैं इसके अंतर्गत, बताइए। ये एक शिक्षक पे लगा था, अभी रिसेंटली एक शिक्षक पे लगा था जो एसएससी के लिए पढ़ाते हैं, अच्छे शिक्षक हैं, ठीक है, मित्र हैं हमारे, तो उनके ऊपर यह केस लगा और वो मेरे पास उन्होंने अपने फोटो भेजा कि जीत ऐसे ऐसे बात है भाई। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा कि भाई इसमें सबसे पहले तो पहले एडवोकेट चाहिएगा क्योंकि मामला बहुत लेवल वाला है, इसमें वरना नप जाओगे। ठीक है, तो सेम डे प्रेजेंट होना पड़ा। तो धारा 107 का जो मामला होता है वो होता है, इसमें सजा कितनी, 10 वर्ष तक का कारावास है, आजीवन कारावास या मृत्युदंड और जुर्माने जैसे प्रावधान है। इसमें क्या होता है, इसको बोलते हैं अबेटमेंट फॉर सुसाइड ऑफ चाइल्ड, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड ऑफ चाइल्ड आपको देखने को मिलता है। ठीक है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंटली आप याद रखना, धारा 107 होता है एक बच्चे को सुसाइड के लिए उकसाना। बच्चा नहीं है तो एक ऐसा व्यक्ति जो अनसाउंड है, जिसमें बुद्धि कम चलती है, तो नुकसान है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। 8वें नंबर का सवाल बताइए, धारा 326 ए ऑफ आईपीसी, व्हाट इज द मिनिमम पनिशमेंट प्रोवाइडेड फॉर एसिड अटैक? अब कमाल की बात यह है, इस प्रकार का सवाल आपको नहीं आएगा, सीधा पॉइंट पूछा जाएगा, एसिड अटैक आपको किस बीएनएस में दिया गया है? एसिड अटैक आपको किस बीएनएस में दिया गया है? किस बीएनएस में दिया गया है? किस बीएनएस में दिया गया है? आप बताइए, एसिड अटैक मेंशन्ड इन व्हिच बीएनएस? किस बीएनएस के अंदर आपके एसिड अटैक के बारे में चर्चा की गई है? फटाफट इसके बारे में बात करेंगे। एसिड अटैक के बारे में जो बीएनएस बताई गई है वो कौन सी बताई गई है? ठीक है, याद रखना, बगैर परेशानी के बारे में बताइए।
एसिड अटैक के बारे में। देखो आपको मैंने बताया होगा 1 2 का 4, 4 2 का 1, 1 2 का 4 याद रखना। बीएनएस जो एसिड अटैक के लिए 1 2 का 4, दिस इज बीएनएस। सजा है 10 वर्ष से लेकर आजीवन कारावास, ठीक है, न्यूनतम 10 वर्ष है, इससे आगे बढ़ सकती है, आजीवन तक जा सकती है, और फाइन तो लगेगा ही लगेगा, प्लस फाइन तो लगेगा ही लगेगा। यह पहले किस में थी? 326 ए में थी, अभी 124 में आ चुकी है। कृपया करके इसको समझिएगा, ये अच्छा सवाल है। 9वें नंबर का सवाल बताइए, भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 किस कानून के द्वारा प्रतिस्थापित किया गया? बहुत बढ़िया। देखो मैं आपको बताऊं, ये बेसिक जानकारी का अधिनियम है, ये बीएसए का अधिनियम नहीं है, थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करना और समझना। दिस इज बेसिक नॉलेज क्वेश्चन, ये बीएसए का क्वेश्चन नहीं है, ये बहुत कॉमन है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। अगर मैं बात करता हूं जो इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 है, ये रिप्लेस किया गया है किसके द्वारा? सर ये बीएसए के द्वारा किया गया, इसमें याद रखना। बीएनएस किसके द्वारा किया गया? सर इसके स्थान पर पहले आईपीसी 1860 चलता था, बीएनएसएस जो चला है सीआरपीसी 1973 के बेसिस पर आया है, पहले ये था अब ये हो गया है। तो थोड़ा सा इन दोनों के बारे में याद रखना, ठीक है, याद रखना। 10वें नंबर का सवाल है, सेक्शन 99 फर्स्ट, what time limit can a person apply to the high court to cancel the declaration of forfeiture? अगर हम बात करते हैं 19 के 1 के अंतर्गत जब्ती की घोषणा को निरस्त करने के लिए कोई व्यक्ति उच्च न्यायालय में कितने समय के भीतर आवेदन कर सकता है? 99 के फर्स्ट में जो आवेदन अवधि है वह कितनी बताई गई है, इसके अंतर्गत हम बात करते हैं, बगैर परेशानी के बताइए, फटाफट बताओ। देखो अगर लगता है कि जमीन का जो सीज हो रहा है, जमीन जो सीज हो रही है, ठीक है, तो उसमें एक पॉइंट आता है कि 2 महीने तक का समय मिलेगा, 60 डेज का टाइम मिलता है। अगर आपकी जमीन को जब्ती के लिए घोषणा कर दी गई है, जमीन की जब्ती की घोषणा कर दी गई है, तो उसके बाद भी आपको क्या मिलेगा? उसके बाद भी आपको 2 महीने तक का समय मिलेगा, ताकि ऑफिशियल गजट के प्रकाशित होने के 2 महीने के भीतर भीतर आप अपनी जो सीज होने वाली जमीन है उसको बचा पाए। 60 डेज का टाइम आपको यहां देखने को मिल जाएगा, इसके बारे में थोड़ा सा याद रखेंगे, कोई समस्या आपको यहां देखने को नहीं मिलेगी, ठीक है। जब्ती के बारे के विशेष प्रावधान यही होंगे, और मुझे लगता नहीं है कि इसमें कोई समस्या आपको होगी, ठीक है। तो 99 सेक्शन 99 का फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा, सेक्शन 99 का फर्स्ट आपको देखने को मिलेगा, इसके बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे बगैर किसी परेशानी के, इसके बारे में आपको याद रखना होगा, बगैर परेशानी के याद रखना होगा, ठीक है। चलो ओके, याद रखना, ये बीएनएस का नहीं है, नहीं 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 बच्चा, ये बीएनएस का नहीं है, थोड़ा बुद्धि का प्रयोग कर लो। बीएनएस में 99 में बच्चे को खरीदना है बेटा, बीएनएस के 99 चाइल्ड परचेजिंग है बेटे, इसमें चाइल्ड परचेजिंग है, चाइल्ड परचेजिंग आपको देखने को मिलती है, चाइल्ड परचेजिंग, ठीक है। ये थोड़ी है इसमें, बीएनएस 99 नहीं है, ये हमारा भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 है, भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 है ये, ठीक है। यहां आपको देखने को मिलता है। 11वें नंबर का सवाल ये रहा, बीएनएसएस के अंतर्गत इलेक्ट्रॉनिक संचार की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण शामिल है? इलेक्ट्रॉनिक चीज है आपकी, कोई इलेक्ट्रॉनिक संचार माध्यम है, तो यह आपकी इसके अंदर क्या चीज आपकी शामिल होगी? सर सेक्शन 2 के पहले का आई, सेक्शन 2 के पहले का आई आपको देखने को मिलता है, 2 के पहले का आई आपको देखने को मिलेगा। इसके अंतर्गत आपको बताया गया है क्या चीज आपकी इलेक्ट्रॉनिक संचार के अंदर शामिल है। इलेक्ट्रॉनिक संचार के अंदर शामिल क्या है? सर इलेक्ट्रॉनिक संचार के अंदर शामिल है ऑडियो वीडियो प्लेयर, ठीक है। टाइपराइटर नहीं है, लैंडलाइन फोन भी नहीं है, वॉकी टॉकी भी नहीं है, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक संचार जो इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन है, ये ऑडियो वीडियो प्लेयर है, इसको बताया गया है, ऑडियो वीडियो प्लेयर को बताया गया है, ठीक है, याद रखेंगे। ओके, कैमरा ये भी होगा, कैमरा भी है, कैमरा है, ऑडियो वीडियो प्लेयर है, कैमरा है, फोन है, ऑडियो वीडियो प्लेयर है, ये सब चीजें देखने को मिलती हैं और काफी सटीक है ये, ठीक है, याद रखेंगे इसके बारे में, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, अगला सवाल आपको देखने को मिलता है, सवाल नंबर 12वें नंबर का सवाल है, बताओ 12वें नंबर का सवाल है, इफ ए सिटीजन हैज एग्जॉस्टेड रेमेडीज फॉर द फर्स्ट अपील इन द सेकंड अपील अंडर द राइट टू इंफॉर्मेशन, दे कैन अप्रोच द हाई कोर्ट अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। देखो आरटीआई जो एक व्यक्ति है 2 बार मैक्सिमम आरटीआई लगा सकता है सेम मामले को लेकर। अब इस बात को आप समझिएगा, पूरा तरीका इसके अंतर्गत बताया गया है कि अगर एक व्यक्ति है उसने आरटीआई को लगाया 30 डेज के अंदर इसका आंसर आना होता है।
आरटीआई के लिए जो लायबिलिटी होती है वो 30 डेज का समय होता है आरटीआई का। पहली बार आरटीआई लगाई गई, इसमें कोई भी आपके पास कोई भी मामला नहीं आया। फिर आपने दोबारा आरटीआई फिल करी है, उसका जवाब भी नहीं आया। अगर 2 आरटीआई फिल करने के बाद भी आपके पास जवाब नहीं आता है, ऐसी परिस्थिति के अंदर व्यक्ति हाईकोर्ट के तहत अपने फंडामेंटल राइट का उल्लंघन मानेगा। यह किस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है? सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है आर्टिकल 32 के माध्यम से, बट ये किस फंडामेंटल राइट का उल्लंघन है? ये आर्टिकल 19 के फर्स्ट का उल्लंघन है। वायलेशन ऑफ, ये वायलेशन किसका है? वायलेशन ऑफ आर्टिकल 19 फर्स्ट है। आर्टिकल 19 फर्स्ट ए का वायलेशन आपका है। जानने का अधिकार, इसका उल्लंघन हो गया है, जिस वजह से वह सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकता है। बट इसमें मेंशन किया गया उच्च न्यायालय जाना है, तो आर्टिकल 226 का ही प्रयोग होगा। ठीक है, याद रखो। अब देखो आर्टिकल 74 में बताया गया है भारत में राष्ट्रपति का कार्य करने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, और मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा, मंत्री परिषद का जो मुखिया होगा वो कौन होगा सर? मंत्री परिषद होगा, और मंत्री परिषद का मुखिया कोई और नहीं बल्कि मंत्री परिषद का मुखिया कोई और नहीं बल्कि हमारे प्रधानमंत्री होंगे। ठीक है, याद रखेंगे थोड़ा सा। 13वें नंबर का सवाल ये रहा, इसके बारे में बताएंगे। 13वें नंबर के सवाल में पूछा है कि 1986 का पर्यावरण संरक्षण अधिनियम का उद्देश्य क्या है? पूछा गया है कि आप बताइए 1986 का एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट आता है, इसका ऑब्जेक्टिव क्या रखा गया है? जो प्रोटेक्शन एक्ट आता है इसका ऑब्जेक्टिव आपसे पूछा जा रहा है, तो फटाफट बताओ इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? बहुत बढ़िया सवाल है। ये चीजें रोज रोज नहीं आती, कभी कभी इस तरीके की करारी चीजें आती हैं। आज का मॉक वाकई में अच्छा है, आज का मॉक वाकई में यूपीएसआई लेवल का है। शुरुआत में मैंने आपको हल्के मॉक क्या करा दिया, आपको तो लगने लगा कि यूपीएसआई का पेपर आसान है। बेटा मैं कांस्टेबल को भी तो लेके चलना था साथ में। अब मैं धीरे धीरे आपको बताता चलूंगा कि लेवल क्या होता है। देखो, संविधान के अनुच्छेद 48 ए के तहत प्रदान किए गए दायित्वों को लागू करना, करेक्ट है। 1972 के स्टॉकहोम घोषणा के निर्णयों को लागू करना, मानव पर्यावरण और संरक्षण के सुधारों में उचित कदम उठाना। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। कमाल की बात है कि अगर हम बात करें कोई भी अंतरराष्ट्रीय मामला है, तो अंतरराष्ट्रीय मामले को शामिल करने के लिए भारत में अंतरराष्ट्रीय मामलों के ऊपर सहमति दर्शाता है केंद्र, यह किस आर्टिकल में लिखा हुआ है? इंटरनेशनल मामलों पर सहमति कौन दर्शाता है? इंटरनेशनल मामलों पर, इंटरनेशनल मामलों पर, इंटरनेशनल मामलों पर केंद्र सहमति दर्शाएगा। केंद्र सहमति दर्शाएगा, केंद्र सहमति दर्शाएगा, दर्शाइएगा, दर्शाइएगा। यह कहां लिखा हुआ है सर? यह आर्टिकल में कौन से में है सर? अगर इंटरनेशनल मामले पर सहमति दर्शानी है, आर्टिकल 253 के माध्यम से केंद्र ही दर्शा सकता है। ये बात यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं 14वें नंबर का सवाल। बताइए निम्नलिखित में से किस अधिनियम का उद्देश्य वनों की कटाई के दर को नियंत्रित करके वनों की रक्षा करना था? वनों की रक्षा करने के लिए कौन सा अधिनियम लाया गया? वनों की रक्षा करने के लिए कौन सा जो अधिनियम है वो आपका लाया जाता है, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं। 25 अक्टूबर में लागू हुआ, 25 अक्टूबर में लागू हुआ, लागू हुआ। और ये कौन सा अधिनियम? फॉरेस्ट डेवलपमेंट एक्ट 1994। वन विकास अधिनियम जैसा कोई अधिनियम था ही नहीं। पहला स्टेटमेंट ही गलत हो गया। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। दूसरा है फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, वन संरक्षण अधिनियम 1980। जो फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट है, जिसको वन संरक्षण अधिनियम कहते हैं, यही 25 अक्टूबर को लागू हुआ है। करेक्ट आंसर यही है। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ये केवल पर्यावरण में और मानव हस्तक्षेप में एक निरूपीकरण के लिए शामिल हुआ था। इसके बारे में थोड़ा सा याद रखें। 15वें नंबर का सवाल, भारतीय सेना और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस ने अग्नि परीक्षा नामक एक्सरसाइज कहां पर की है? बताएं। अच्छा, एक और बात समझना बच्चे, यहां मैं आपको थोड़ा स्पष्टीकरण देना चाहूंगा। आज 6वां दिन था जब से मैंने सीरीज को स्टार्ट किया था कि ये सीरीज अब मैं रेगुलर लूंगा। शनिवार था, आज मैं भी आराम कर सकता था, आप भी आराम कर सकते थे, आप भी क्रिकेट मैच को एंजॉय कर सकते थे, मैं भी कर सकता था। ठीक है, याद रखना। बट फिर भी मैं आप लोगों के लिए आया यहाँ पर। इसके पीछे का कारण ये है, मैं चाहता हूं कि जो डेडिकेशन मैं दिखा रहा हूं आप उसकी आधी भी दिखा लो तो काफी है। मैं तो यूट्यूब पे दिन में 5-6 क्लास ले ले रहा हूं आजकल। आप इतनी तो नहीं ले पाएंगे, परंतु अगर आप कम क्लास भी ले लो तो उचित। थोड़ा मेहनत पे ध्यान दीजिए,
और वो वही एकमात्र तरीका है जो आपकी हालत को बेहतर बना सकता है। करेक्ट आंसर की बात करूं, अरुणाचल प्रदेश नाम का प्रदेश है। अरुणाचल प्रदेश की कैपिटल ईटानगर है, जहां आपको अग्नि परीक्षा देखने को मिली है। तरीका यह है कि अग्नि की परीक्षा कब होगी, जब उस पर हवा चलेगी। अग्नि की परीक्षा कब होगी, जब उसकी तरफ हवा चलेगी। अरुण का मतलब क्या होता है, अरुण का मतलब हवा से भी होता है। तो हवा चलेगी तभी तो अग्नि की परीक्षा होगी। इसके अंदर हमारी तीनों सेनाओं के द्वारा ही हमारी तीनों सेनाओं के द्वारा ही भाग लिया गया है। मेजरली अगर मैं बात करता हूँ, हमारी तीनों सेना ने भाग में लिया। हमारे यहाँ पर भारतीय सेना और इंडो तिब्बत बॉर्डर पुलिस आईटीबीपी और इंडियन आर्मी का है, नॉट तीनों एनर्जी। ठीक है, चलिए अगला सवाल है 16वें नंबर का, आप मुझे बताएं। 16 नंबर का बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा मामला एक ऐतिहासिक निर्णय है जिस कारण पौष अधिनियम लागू हुआ। पौष अधिनियम जो लागू होता है वो किस वजह से लागू होता है, इस मामले को हर कोई जानता है। इसी की वजह से विशाखा गाइडलाइन आपकी जारी होती है। विशाखा गाइडलाइन आपकी जारी होती है, जिसकी वजह से आप याद रखेंगे विशाखा बनाम राजस्थान राज्य है। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य हुआ था, इसी की वजह से विशाखा गाइडलाइन आती है। इसी की वजह से आपकी आती है विशाखा गाइडलाइन। विशाखा गाइडलाइन आती है, विशाखा गाइडलाइन आती है, विशाखा गाइडलाइन आती है। और तब जाकर यह लागू हुआ है पौष अधिनियम, तब जाके लागू हुआ है पौष अधिनियम। इस बारे में थोड़ा सा आप याद रखेंगे, क्या लागू हुआ है, पौष अधिनियम लागू। 17वें नंबर का सवाल, भारतीय संविधान के किस संशोधन ने उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति आयु 60 से बढ़ाकर 62 कर दी थी। मतलब जो एज ऑफ रिटायरमेंट है, इसको बढ़ाकर कितना कर दिया गया, 62 कर दिया गया। 60 से बढ़ाकर 62 वर्ष इस आयु को कर दिया जाता है। यह कब किया गया है, ठीक है, चलो बात करते हैं। आयु को बढ़ाकर 60 से 62 वर्ष कर दिया गया, कब किया जाएगा, इस बारे में चर्चा कीजिए। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। मुकेश भाई, क्लास की टाइमिंग क्लास के तरह ही रहेगी। बात करते हैं जो सेवानिवृत्ति की आयु है, इसको 60 से बढ़ाकर 62 कब किया गया है, 60वें में, 12वें में, 15वें। 15वां जो 1963 आपको देखने को मिलता है संशोधन, इसी के माध्यम से हम देखते हैं कि इसको बढ़ाकर 60 से 62 कर दिया गया है। इसका उल्लेखीकरण कहां पे है, इसका उल्लेखीकरण आर्टिकल 216 में है। 216 में बताया गया हाईकोर्ट की संरचना, हाई कोर्ट की संरचना की चर्चा की गई है। उसी के अंतर्गत जजों के बारे में बताया गया कि जजों की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, जजों की योग्यताएं क्या क्या होनी चाहिए, वो यहीं पर बताया गया है। ठीक है, चलो आगे हम बात करते हैं। 18वें नंबर का सवाल ये था, राज्य किसकी अनुशंसा पर राज्य की संचित निधि से पंचायतों को सहायता अनुदान देता है। देखो, कंसोलिडेटेड फंड से पैसा निकालना है संचित निधि। अगर मैं सेंटर लेवल पर बात करता तो सेंटर लेवल पर होता है आर्टिकल 266 जो संचित निधि की चर्चा करता है। आर्टिकल 266 संचित निधि की चर्चा करता है। इसमें से अगर पैसे निकालने हैं तो एक तरीका आपको देखने को मिलता है, क्योंकि मैं इसमें एक स्पष्ट तरीका है, तो किससे के बारे में पूछना पड़ता है। मैं हिंट दे देता हूं, आर्टिकल 243 का आई और 243 का वाई। परमिशन चाहिए 243 के आई की और 243 के वाई की। 243 के वाई की परमिशन चाहिए, 243 के आई की और 243 के वाई की, इन दोनों की परमिशन आपको चाहिए होगी। प्रेसिडेंट क्यों देगा, थोड़ी बुद्धि का प्रयोग करो। यह राज्य का वित्त आयोग होगा, राज्य का वित्त आयोग होगा जो परमिशन देगा कि हाँ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसा लिया जा सकता है। याद रखना, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट 243 आई और वाई, ये वित्त आयोग है। यह गांव के लेवल पर है और ये नगर पंचायत के लेवल पर है, गांव नगर पंचायत के लेवल पर है। आगे हम बात करते हैं 19वें नंबर का सवाल, बताइए निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार महाराष्ट्र में नहीं मनाया जाता। बाणगंगा, पोला, शांकेन नहीं मनता, गूगल अष्टमी मनती है। शांकेन फेस्टिवल महाराष्ट्र में नहीं मनता, तो सर फिर सांकेन फेस्टिवल मनता कहाँ है। सांकेन फेस्टिवल फिर आपका मनता कहाँ है, मुझे याद है सांग देखने के लिए अरुण गया था एक बार, अरुण से याद आया अरुणाचल। करेक्ट आंसर अरुणाचल है। ठीक है, चलिए अरुणाचल आपको देखने को मिल जाएगा, परफेक्ट आंसर अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश आपको देखने को मिलेगा। परफेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश, परफेक्ट आंसर देखने को मिल जाएगा अरुणाचल प्रदेश। बेहतरीन जवाब है,
कमाल की चीजें देखने को मिलेंगी अरुणाचल। 20वें नंबर का सवाल बताइए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में संस्कृत को भारत की शास्त्रीय भाषा के रूप में वर्गीकृत किया गया था? संस्कृत को यूनेस्को के द्वारा भी इसको लैंग्वेज ऑफ कल्चर घोषित किया है। यूनेस्को ने भी क्या किया है, संस्कृत इज लैंग्वेज ऑफ कल्चर, संस्कृत को क्या बताया है, लैंग्वेज ऑफ कल्चर, लैंग्वेज ऑफ कल्चर, बेस्ट लैंग्वेज ऑफ कल्चर के तौर पर भी यूनेस्को ने भी इसको नोटिफाई किया है। और करेक्ट जवाब की बात करता हूं तो सवाल का सही जवाब होगा 2005। भारत ने भी 2005, यूनेस्को ने भी 2005, दोनों ही सवालों के जवाब 2005 है। ठीक है, चलो थोड़ा सा याद रखना। 21वां सवाल, 21वें सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी सिंथेटिक दवा प्रीहिस्टामिन के रूप में कार्य करती है? विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग एंटीहिस्टामिन, प्रतिहिस्टामिन यानी एंटीहिस्टामिन की तरह काम करती है? एंटीहिस्टामिन की तरह कौन सी ऐसी दवाई है जिसके द्वारा काम किया जाता है? ठीक है, याद रखना। फटाफट बताओ, आपने वो गोली खाई है, एक एविल की गोली आती है, एंटी इंफेक्शन दवाई होती है, बुखार, वायरल फीवर, किसी की पित्ती उछल जाती है उसके लिए आती है, ये एंटीहिस्टामिन होती है। ठीक है, याद रखना। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, वो कौन सी है? फोरासिन है, या फिर ब्रोमाफेरिमाइन है, आइडोफॉर्म है, या सोफ्रामाइसिन है। सोफ्रामाइसिन तो चोट पे लगती है, जख्म पे लगती है सोफ्रामाइसिन, बट सोफ्रामाइसिन की बात यहां पर नहीं की जा रही है, याद रखना। करेक्ट आंसर होगा इसका ब्रोफेरिनामाइन, आपको देखने को मिलेगा, ब्रोफेरिनामाइन आपको देखने को मिलेगा। करेक्ट आंसर इज ब्रोफेरिनामाइन। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 22वें नंबर का सवाल। बताइए, यू कैन डिटेक्ट स्पेलिंग एंड ग्रामर एरर्स। कंप्यूटर के अंदर अगर आपको ग्रामर की एरर्स चेक करनी है तो उसके लिए आप कौन सा प्रयोग यहां पर करेंगे, कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे? हाँ, जो पीछे वाला क्वेश्चन था ये प्रीवियस ईयर था, वरना मैं इतना वाहियात सवाल लेता ही नहीं। 22वें नंबर का सवाल आपको बताना पड़ेगा, ग्रामर और त्रुटियों का पता कैसे लगाया जा सकता है? स्पेलिंग टेस्ट कर रहे हो तो ग्रामर और त्रुटियों का पता आप कैसे लगा सकते हो, फटाफट बताएं यार। ऑल्ट आर दबाएं, रिव्यू टैब खोलें, सी दबाएं, एक पे जाएं और आप चेक कर लें। तरीका ये भी है, या तरीका है F7 दबाओ और सीधा त्रुटियों का पता लगाएं, बहुत आसान तरीका है। 23वें नंबर का सवाल आप बताएंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक आउटरीच कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य भारत के तटीय क्षेत्रों में मछुआरा समुदायों की मदद करना है? मछुआरों की मदद के लिए आपका एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम खोला गया है, इसके बारे में थोड़ा सा बताएंगे कि मछुआरों की मदद के लिए कौन सा प्रोग्राम आपका खोला गया? यह भी आसान है। अच्छा, सागर परिक्रमा, ये लॉन्च तो हुआ था 2022 में, लेकिन आज भी यह आपका कामयाब है और मेजरली बहुत बार पूछे जाने वाले सवालों में से एक है। सागर परिक्रमा इज द आंसर, सागर परिक्रमा इज द आंसर। 23 के बाद 24वें नंबर का सवाल है, बताइए, निम्नलिखित में से किसे सामान्यतः हरा शैवाल कहा जाता है? जो ग्रीन एल्गे होती है, जो आपके खेतों में लग जाती है, और यह आपके कुंड होगा जिसको खेल कहा जाता है। ठीक है, हरियाणा में खेल कहते हैं उसको, ठीक है, हमारे यहाँ कुंड कहते हैं, कुंडी कहते हैं। तो इसके बारे में आपसे पूछा जाता है, ग्रीन एल्गे जो आपको देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर क्या होता है? ठीक है, चलो फटाफट बताओ, ब्रायोफेटा है, या रोडोफाइसी है, या क्लोरोफाइसी है? क्लोरोफाइसी आपको देखने को मिलती है, इसको कहा जाता है ग्रीन एल्गे। क्लोरोफाइसी इसको बोला जाएगा जिसको बोला जाता है हरा शैवाल। मैं साइंस बहुत रेयर होता है कि मैं साइंस पढ़ा रहा हूं, बट दिस इज क्लोरोफाइसी आपको देखने को मिलता है, करेक्ट आंसर। अगला सवाल है 25वें नंबर का सवाल, बताते हैं, पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिमी तथा उत्तर पश्चिमी में प्रवेश करते हैं पर उत्पन्न होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा आप बताएंगे? ठीक है, चलो फटाफट हम बात करें। पश्चिमी विक्षोभ के अंतर्गत पूछा जा रहा है, यह कहां से उठता है? जो वेस्टर्न डिस्टरबेंस है जो इंडिया में आता है नॉर्थ वेस्ट की तरफ से, उत्तर पश्चिमी की तरफ से, यानी पंजाब वाले क्षेत्र की तरफ से ये एंटर करता है। यह आपका पश्चिमी विक्षोभ आखिरकार उठता कहां पे है? पश्चिमी विक्षोभ कहां पे उठता है सर? ये मेडिटेरेनियन सी में उठता है, भूमध्य सागर में उठता है, और वहां से उठकर ये भारत में आता है। यह सर्दी के समय में बरसात कराता है, सर्दी में बरसात कराता है। ठीक है, याद रखना, रेन इन विंटर्स इसी की वजह से होती है, रेन इन विंटर्स इसी की वजह से होती है, रेन इन विंटर्स इसी की वजह से होती है।
थोड़ा सा याद रखना। 26वें नंबर का सवाल अब बताइए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जनजाति आयोग को राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया गया है। तो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब वाज रिप्लेस्ड बाय नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब। ये कब किया गया था? मतलब एनसीएससी और एनसीएसटी दोनों के दोनों आयोग अलग अलग किस वर्ष में हुए हैं? ये दोनों के दोनों आयोग किस वर्ष में वापस हो चुके हैं, परिवर्तित हुए हैं, इसके बारे में चर्चा करिए। सर ये क्वेश्चन मेरे पेपर में आया था, बहुत आसान है ये। 89वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से हुए हैं। पॉइंट ये आता है कि 92वां संविधान संशोधन 2003 में ही ये हुआ है। इसके माध्यम से क्या किया गया? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं। कौन कौन सी भाषाएं हैं? बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, बीडीएमएस, बोडो, डोगरी, मैथिली, संथली, ये चारों भाषाएं जोड़ी जाती हैं। दूसरा पॉइंट है, नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, ये रिप्लेस किया जाता है। ये कब बना है? तो ये शुरुआत वाला भी तो 65वें संविधान संशोधन 1990 से बना है। तो सवाल वो भी अच्छा है कि ये कब बना है। ये आपका अलग तो क्रिएट होता है, बट यह जो नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब है, इसके लिए अगर मैं बात करता हूँ, इसके लिए आर्टिकल रखा जाता है 338A, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट है, इसके लिए रखा जाता है 338। तो ये दोनों के बारे में याद रखना। अगला सवाल 27वें नंबर का ये रहा, पूछा जा रहा है, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन द सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर द लॉ अनकॉन्स्टिट्यूशनल एंड प्रिवेंट इट्स एनफोर्समेंट? भारत संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय किसी कानून को गैर संवैधानिक घोषित कर उसे लागू होने से रोक सकता है? आर्टिकल 13, इसमें बताया गया है कि अगर एनी लॉ, कोई भी ऐसा कानून है, एनी लॉ अगेंस्ट फंडामेंटल राइट्स विल बी वॉइडेबल, विल बी वॉइड। कोई भी ऐसा कानून है जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, उसको समाप्त कर दिया जाएगा, उसको समाप्त कर दिया जाएगा। इसके बारे में थोड़ा याद रखेंगे। कोई भी ऐसा कानून जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है, इसको समाप्त कर दिया जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या आपको आएगी। ठीक बात है, बहुत बढ़िया। ठीक, चलो आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की चर्चा करेगा। आर्टिकल 50 बात करता है कि कार्यपालिका और न्यायपालिका दोनों अलग अलग रहेंगी, वो एक साथ नहीं रह सकते। कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो कार्यपालिका में काम करता है, न्यायपालिका में नहीं करेगा, न्यायपालिका में करता है, कार्यपालिका में नहीं करेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट है आर्टिकल 32, यह रिट जारी करने की सुप्रीम कोर्ट की शक्ति है। ठीक है, याद रखिएगा। आगे हम बात करते हैं 28वें नंबर का सवाल, बताइए भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय से परामर्श की राष्ट्रपति की शक्ति की बात करता है? यह है राष्ट्रपति की परामर्श करने की शक्ति। राष्ट्रपति जब चाहे, जिससे चाहे बात कर सकता है, सलाह ले सकता है। किससे सलाह ले सकता है? वो हमारे राष्ट्रपति से सलाह ले सकता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट से सलाह ले सकता है। करेक्ट आंसर होगा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सलाह का लिया जाए। आर्टिकल 63 की बात करते हैं, दिस इज पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, दिस इज पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहा जाए। अनुच्छेद 108 की बात करें, यह बात करता है ज्वाइंट सिटिंग के बारे में। तो ज्वाइंट सिटिंग के बारे में चर्चा करता है, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में चर्चा करता है, ज्वाइंट सिटिंग के बारे में चर्चा करता है। ठीक है, याद रखना। आगे हम बात करते हैं आर्टिकल 52 राष्ट्रपति के पोस्ट की बात करता है। 29वें नंबर का सवाल बताइए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति से संबंधित है? 148 बात करता है कैग की अपॉइंटमेंट कैसे होगी, ये कहां बताया गया है? ठीक है, चलिए आर्टिकल 52 पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, आर्टिकल 124 सुप्रीम कोर्ट एस्टेब्लिशमेंट। क्षेत्र जो आपको देखने को मिल जाएगा, ये किससे रिलेटेड है? आर्टिकल 76 ये अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड है। अब यहाँ पर मैं आपको एक ज्ञान दान की बात बताऊंगा। यहाँ पर संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद को भारतीय संविधान से हटा दिया गया है। इस अनुच्छेद की संख्या क्या है? कंपल्सरी एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। संपत्ति को सरकार की इच्छा से जबरदस्ती भी लिया जा सकता है, सरकार की इच्छा से इसको जबरदस्ती भी लिया जा सकता है, इसके बारे में बताएंगे। नेसेसरी कंपल्शन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। नेसेसरी कंपल्शन ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अगर सरकार चाहती है तो जबरदस्ती भी, सरकार चाहती है तो जबरदस्ती भी आपकी जमीन को लिया जा सकता है। दिस इज 31 आर्टिकल। बाकी के जो आर्टिकल्स हैं वो भूमि सुधार से संबंधित हैं। भूमि का जो अधिग्रहण है वो 31 में ही है।
यह चीज अब वर्तमान में काम नहीं करती। 44th संविधान संशोधन 1978 में इसको यहां से उठाकर आर्टिकल 300A में डाल दिया गया। यहां से उठाकर इसको आर्टिकल 300A में डाल दिया। संपत्ति के अनिवार्य अधिग्रहण से संबंधित अनुच्छेद है जो भारत संविधान से हटा दिया गया है। इस अनुच्छेद की संख्या है आपकी 300A में पहुंच गया है। ठीक है, याद रखना। अगला सवाल, अकासिया, खजूर, यूफोरबिया और नागफनी किस जंगल की मुख्य पादप प्रजातियां हैं? इनके बारे में बताइए। 31वें नंबर का सवाल है। अकासिया, डेट पाम, यूफोरबिया, कैक्टस, ये किस प्रकार की प्रजातियां हैं और किस प्रकार के क्षेत्र में देखने को मिलती है? बताएं, किस प्रकार के क्षेत्र में आपको देखने को मिलती है? तो नागफनी का मतलब होता है कैक्टस का पौधा। सर क्या प्रॉपर्टी राइट चैलेंज किए जा सकते हैं हाईकोर्ट में? हाँ अक्षय कुमार, अब किए जाते हैं। इसके बारे में याद रखना, यह कटीले वन और झाड़ियां हैं। याद रखिएगा, जो नागफनी होती है ये कटीला वन है। मैंग्रोव फॉरेस्ट पाए जाते हैं, लवणीय जल जाती हैं। लवणीय जहां पर जल होता है, लवणीय जल के समीप पाई जाती हैं, तो लवणीय जल होता है। पर्वतीय जल के अंदर आपके पाए जाते हैं साल जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। शुष्क पर्वतीय वन के अंदर आपको हल्दिया जैसे वृक्ष पाए जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इनके बारे में याद रखना। भारत में सर्वाधिक मैंग्रोव फॉरेस्ट बंगाल में है, उसके बाद गुजरात में है। ठीक है, सुंदरी नामक जो वृक्ष होते हैं वो मैंग्रोव फॉरेस्ट के अंतर्गत ही पाए जाते हैं। सुंदरी नामक वृक्ष जो आपको देखने को मिलते हैं वो मैंग्रोव फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। 32वें नंबर का सवाल, बताइए जरा, किस राज्य ने पौध संरक्षण के लिए महाभारत वाटिका की स्थापना करी है? उत्तराखंड ने महाभारत वाटिका, रामायण वाटिका, इस प्रकार की चीजों को शुरू किया है। महाभारत वाटिका, रामायण वाटिका को शुरू किया है, हल्द्वानी में है और 37 प्रकार की पौध रखी जाएंगी। हल्द्वानी में है। ठीक है, चलो हल्द्वानी में, हल्द्वानी में है, हल्द्वानी में है और इसमें 37 प्रकार की पौध रखी जाएंगी। 37 टाइप की जो पौध है वो रखी जाएंगी। पौध हैं जो इसमें रखी जाएंगी, 37 प्रकार की पौध इसमें रखी जाएंगी। ठीक बात, ओके। आगे हम बात करते हैं 33वें नंबर का सवाल, बताइए, गरीबी न्यूनकरण और विकास ट्रस्ट जो कम आय वाले देशों को रियायती वित्त पोषण कराता है, निम्नलिखित में से किस संगठन का एक प्रभाग है? पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट, पीआरजीटी, जो कंसेशनल फाइनेंसिंग ऑफ लो इनकम कंट्रीज की बात करता है, वह किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है? जो लो इनकम की बात करता है, यह किस प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिल रहा है? आज के मॉक का लेवल बिल्कुल पेपर से मैच करता है। आज के मॉक का जो लेवल है वो बिल्कुल पेपर से मैच करता है, इस बारे में याद रखना। करेक्ट आंसर आपको देखने को मिलता है सर जी, जो आपको पॉवर्टी रिडक्शन एंड ग्रोथ ट्रस्ट है, ये आईएमएफ के द्वारा दिया जाता है। आईएमएफ का काम ही ये होता है कि वो इसके संदर्भ में काम करे। दूसरा पॉइंट होता है कि आईएमएफ की स्थापना जुलाई 1944 में हुई है। 1945 से इसने वर्किंग स्टार्ट करी है। 1969 तक इसके पेमेंट डॉलर में होते थे, तक इसके पेमेंट कितने होते थे? तक डॉलर में पेमेंट होते थे। 1969 के बाद एसडीजी जाता है। एसडीजी का मतलब क्या होता है? आपको देखने को मिलता है स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, स्पेशल ड्राइंग राइट आपका शुरू होता है 1969 के बाद। इसके अंदर 5 प्रकार की करेंसी है। शुरुआत में जो करेंसी थी वो 4 ही थी, 2016 में जाके करेंसी 5 बनी। अगला 34वें नंबर का सवाल, इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय नियुक्ति की साइबर सुरक्षा भारत पहल निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू की गई थी? साइबर सिक्योरिटी इंडिया, अगर हम बात करते हैं, फटाफट बताएं। साइबर सिक्योरिटी पहल है 2018 में शुरू की गई थी। 2018 में शुरू की गई थी साइबर सिक्योरिटी की पहल, 2018 में शुरू की गई है। करेक्ट आंसर वुड बी 2018। करेक्ट आंसर वुड बी 2018 देखने को मिल जाए। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी की साइबर सुरक्षित भारत पहल है, यह किस वर्ष शुरू की गई? मैं बता चुका हूं 2018 की पहल, याद रखना। ठीक है, दबदबा कम नहीं होना चाहिए। सवाल हल्के कैसे दे दूंगा भैया, मेरा भी तो दबदबा है। आगे हम बात करते हैं, इसके बारे में बताइए, निम्नलिखित में से किस संस्था ने उन्नत संचार उपग्रह GSAT-7B के लिए रक्षा मंत्रालय के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? कमाल का सवाल।
कमाल का सवाल आपको देखने को मिल जाएगा। यह है लास्ट ईयर की करंट अफेयर्स, यह है लास्ट ईयर की करंट अफेयर्स। एक नई कंपनी निकल के आती है स्पेस टेक में, जिसका नाम है न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड। न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड एक प्राइवेट कंपनी है। इसी के द्वारा जीसैट 7B को रक्षा मंत्रालय के लिए सौंपा गया है, रक्षा मंत्रालय के लिए सौंपा गया है, एनएसआई है। अगला सवाल ये रहा, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या के कितने प्रतिशत लोग गांव में निवास करते हैं? ये अभी रिसेंट में ही आया था, यूपी कांस्टेबल का सवाल है प्रीवियस ईयर। अब क्योंकि दो टफ क्वेश्चन हो चुके थे तो एक हल्का डाल देते हैं, दो टफ क्वेश्चन हो चुके थे तो अब एक हल्का डाल देते हैं। फटाफट बताओ। देखो 77.7% जो लोग हैं, 777 थला थला थला, यूपी में दबदबा। कहां की हम बात करें यहां पर, ठीक है चलिए। इनकी बात हम करते हैं। इनकी कुल जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? इनका 73.7% आपको देखने को मिलता है, जो यही आपको देखने को मिलता है। इसके बाद हम अगले सवाल की तरफ बात करते हैं, वो भी समझ लीजिएगा। बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार नागालैंड के पोचरू जनजाति के समूह के द्वारा मनाया जाने वाला एक रंग बिरंगा फेस्टिवल है? किसके द्वारा मनाया जाता है? पोचरू जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। नागालैंड की पोचरू जनजाति है, एक त्योहार मनाती है, वो कौन सा है? याद रखना, नागों को काजू बहुत पसंद है, नागों को काजू बहुत पसंद है, इसके बारे में याद रखना। नागों को क्या पसंद है? काजू। काजू से होगा नाजू, करेक्ट आंसर है। नुआखाई फेस्टिवल ओडिशा का है, राजा फेस्टिवल भी ओडिशा का है, होला मोहल्ला होली का जो पंजाब का फेस्टिवल है। बचा एक नाजू, करेक्ट आंसर हो गया नागालैंड। ऑप्शंस बहुत सटीक थे, अच्छे बने हुए ऑप्शंस थे। सवाल बहुत बेहतरीन रहा। 38वें नंबर के सवाल की हम चर्चा करते हैं। 38वें नंबर का सवाल है, बताइए जरा। यार ये थोड़ा इंग्लिश में ज्यादा हो गया है। भारत के प्रवासी नागरिकों के संदर्भ में आपको विचार करना, ओसीआई के बारे में चर्चा करनी, ओसीआई के बारे में थोड़ी सी चर्चा आपको करनी है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। थोड़ा सा हम पॉइंटर्स की बात कर लेते हैं। सही पूछा है। ओसीआई 2005 के एक्ट के माध्यम से आया था। 2005 का एक्ट था, लक्ष्मण समिति देखने को मिलती है। पहला है, द डिमांड फॉर द डुअल सिटीजनशिप बाय ओवरसीड इंडियन लीड टू द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फॉर द ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया स्कीम। पहली बात तो ये है बच्चे, इसका मतलब ये है, पहले पॉइंट में ये कह रहा है कि ओसीआई के द्वारा जो आपके विदेशी भारतीय होते हैं, ठीक है, विदेशी भारतीय आपको देखने को मिलते हैं, इनके द्वारा ये कहा जाता है कि इनको दोहरी नागरिकता दी जाए, जिसका उल्लेख संविधान में भी है, नहीं है बच्चे। द डिमांड ऑफ द डुअल सिटीजनशिप, दिस इज नॉट एंटरटेन्ड बाय इंडिया, स्टेटमेंट ही गलत है। ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कैन नॉट परचेज प्रॉपर्टी इन इंडिया। अगर हम बात करते हैं क्या ओवरसीज सिटीजन जो होते हैं वो भारत में प्रॉपर्टी नहीं परचेज कर सकते, ये पॉइंट पार्शियली गलत है, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी तो खरीद सकते हैं, बट प्रॉपर्टी कौन सी वाली खरीद सकते हैं? सर ये केवल हमारे यहाँ पर कॉमर्शियल प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। अरे गलती से आ गया भाई इंग्लिश में, दे डू नॉट हैव द राइट टू वोट, करेक्ट है। ओनली थर्ड है, उनको वोट डालने का अधिकार नहीं होता, नहीं होता, ये करेक्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं 39वें नंबर का सवाल। बताओ, निम्नलिखित में से कौन सी आय में प्रति इकाई परिवर्तन के फलस्वरूप उपभोग में परिवर्तन है? Which of the following is the change in the consumption resulting from a unit change in income? बहुत बढ़िया है। कौन सा आय में प्रति इकाई परिवर्तन उपभोग में परिवर्तन है? प्रति इकाई परिवर्तन उपभोग में परिवर्तन है, याद रखना। देखो बच्चे, अगर एक यूनिट के चेंज होने से अंतिम यूनिट जो भी आपकी होगी, एक यूनिट में चेंज होकर उपभोग में परिवर्तन है, इसका मतलब है मार्जिनल प्रोपेंसिटी ऑफ कंज्यूम, उपभोग सीमांत प्रवृत्ति इसको कहते हैं। डायरेक्टली ट्रिक है, यह मार्जिनिटी होगी और जिसमें परिवर्तन हुआ है उसी की मार्जिनिटी होगी। बहुत अच्छा सवाल है। 40वें नंबर का सवाल ये रहा, भारतीय संविधान के भाग 5 अध्याय 2 में निम्नलिखित में से कौन सा प्रावधान शामिल नहीं है? यह सवाल सीजीएल का फेवरेट क्वेश्चन रहा है, हम इसी की चर्चा कर रहे हैं। बात करते हैं, पूछा है अध्याय 2 में आर्टिकल 78 से लेकर 122 तक आता है। पूछा है कि कौन सा प्रोविजन नहीं है। भाग 5 में आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक आपका आता है।
इसके दूसरे खंड में आर्टिकल 78 से 122 तक जाएंगे, चर्चा करते हैं। दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 108 आता ही है, आर्टिकल 123 ये नहीं आता। संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा 120, संसद में रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, संसद में चर्चा पर प्रतिबंध लगाया जाना लोकसभा के स्पीकर की जिम्मेदारी है, जो इसी के अंतर्गत आता है। करेक्ट आंसर होगा आपका बी। यह 40वां सवाल था आपका। ये 41वां सवाल है, इसके बारे में आपको होमवर्क में बताना है। काइंडली आप इसके बारे में होमवर्क में जरूर बताएं। आज की क्लास यहीं तक रहेगी। बहुत अच्छी क्लास आपकी रही, 40 क्वेश्चंस आपने करे और चीजों के बारे में चर्चा करी। कल मैं देखता हूं, कल एक स्पेशल वीडियो डलाने का विचार है। उम्मीद करता हूं कि वो वीडियो कल शाम तक। देखो बहुत समय हो चला है, एसएससी के बारे में भी हमें विचार करना पड़ेगा और उसी विचार के चलते हम अब बहुत कुछ करने जा रहे हैं। जल्दी ही आपको कुछ अच्छी चीजें, बहुत अच्छी चीजें मिलने वाली हैं। आज के लिए इतना ही रहेगा, कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।